हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। चाहे वो ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो, तो दोनों के लिए कॉमन। जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 25 मैथ के, 25 जीके के, 25 अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, कोई भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो आराम से आप एक बार को तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर किस बात की, पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रखा होगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि वाक्य के घटकीय अंग होते हैं। तो वाक्य के जो घटकीय अंग होते हैं उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उद्देश्य और विधेय। ठीक है भाई। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें हमसे पूछा है कैश अंडर इन्वेस्टिगेशन का हिंदी में अर्थ क्या होता है, ये हमसे पूछा है। तो इसका अर्थ होता है जांच की और सही पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या रखा, निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना की यदि हम बात करें तो उनकी है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें कहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, रसराज मतलब रसों का राजा, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यानी रसों का राजा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 में कहा है हमसे कि नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी नीम हकीम खतरे जान, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है आपका अल्प ज्ञान भयंकर होता है। ठीक है ना। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 में क्या क्या रखा हमसे। 6 में कहा है कि रसगुल्ला में कौन सा समास है। रसगुल्ला जो खाते हो ना आप, उसी की बात कर रहे हैं। तो तत्पुरुष समास है रस का गोला या गुल्ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो 7 में कहा है हमसे, 7, 8, 9 को लो एक ही बार निपटा लेते हैं इन्हें। 7 में कहा है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द बताइए। यानी 7 में हमसे तद्भव शब्द पूछा, तो ये जो प्यास है ना, ये तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम है। 8 में कहा हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो भैया 33 होते हैं व्यंजन हिंदी में। और यहाँ पर रिक्त स्थान का प्रयोग करना है। मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ, क्या फैला हुआ है, ये हमसे पूछा है। तो यस। ठीक है, वाक्य पढ़कर देखो, आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर हमें वाक्य का क्रम मिलाना। क्वेश्चन नंबर 10 में ये लब है, यानी पहला कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए मैं वाक्य वाक्य ले लेता हूँ। यदि हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 में क्या क्या रखा है। प्राचीन परंपरा के अनुसार यदि हम बात करें तो पहले इसके बाद कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुर नृत्य में रास सारी रात होता है, जिसमें शहर के लोग एकत्र होकर रास का आनंद लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका। पहले आपका ले आएगा, फिर आपका ये आएगा, फिर रे आएगा, फिर बे आएगा, जैसे मैंने अभी आपको मिलाया है। यानी 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि दिए गए विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करें। यानी कौन सा वाक्य का शुद्ध भाग है वो हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें, मैं आज सुबह, गलत है। घर गया था, गलत है। किंतु तुम घर, ये बात सही है। बाकी इसमें जो है मतलब अशुद्ध, किंतु तुम घर। अच्छा, दिए गए विकल्प में से बाकी के अशुद्ध भाग का, हाँ ये किंतु तुम घर, ये ही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें कहा है जहां पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। यानी जहां अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना होती है, तो वहां कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो भैया अर्ध विराम का प्रयोग होता है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में हमसे कहा है कि नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। देखिए नरेश सो रहा था, यदि हम बात करें तो ये अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि रहा से जिसमें आ जाता है वो अपूर्ण होता है, चाहे वर्तमान हो, भविष्य हो या भूत हो। ठीक है, वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। गुड़गांव दिल्ली करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है। मतलब जो गुड़गांव है, दिल्ली है, करनाल है,
इसमें जो पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है अहिरवाटी, उसका संबंध किससे है ये हमसे पूछा गया है। तो भैया उत्तरी राजस्थानी से है। कौन है ये अहिरवाटी। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रखा है कि जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है। तो भैया वो कहलाती है आपकी उपहास। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन। देखो कह रखा 16 से 20 तक आंसर देने हमें, यानी क्या है ये हमें जो है पैराग्राफ देना है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्य और सत्य प्राण में उसी का प्रेमी बनो नाथ, जिससे मानव हित को हो समान, जिससे जीवन को मिले शक्ति, छूटे वह संशय अंधभक्ति में वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्तित्व। तो यदि हम बात करें यहाँ पर, इसको पढ़ लो और पढ़ने के बाद देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है। 16 में हमसे कहा है कि कवि के चिरमहान किसे कहा गया। तो कवि के चिरमहान की यदि हम बात करें तो मानव को कहा गया है ना, ऊपर वाले में पढ़ कर देख लो। आगे यदि हम बात करें 17 में क्या कह रहा, कवि जैसा प्रकाश बनना चाहता है। मतलब कवि किसके जैसा प्रकाश बनना चाहता है। तो भैया जिससे मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक समान हो जाता है, ये इसके समान बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में हमसे कहा है, क्या कहा है 18 में, इसको भी देख लीजिए। 18 में हमसे कह रखा है कि कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया। क्योंकि कवि समस्त विश्व व्यक्ति की बात करना चाहता है। कविता का मूल भाव क्या है। ठीक है, कविता के मूल भाव की यदि हम बात करें तो विश्व परिवार की संभावना है। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रखा, प्रेमी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये जो प्रेमी शब्द होता है इसका पर्यायवाची दुलारा नहीं है, बाकी स्नेही, अनुरागी और प्रियतम ये सब इसके पर्यायवाची है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में हमसे कहा है कि ये जो शब्द दिया है ना चपला, तो कह रही है चपला से जो संबंधित का अर्थ नहीं है वो बताना। मतलब चपला से संबंधित किसका अर्थ नहीं है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। तो 22 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये है बिजली भी है, महिला नहीं है। चपला का अर्थ महिला नहीं होता। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 21 रह गया आपका, 21 रह गया। ये कह रहा है दिए गए शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है ना, मतलब रित और ऋतु इनका क्या क्या अर्थ होता है ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 21 में। तो पहले रित का सत्य और दूसरे का होता है मौसम। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में हमसे क्या कहा है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो सृष्टि का मतलब होता है सृष्टि को बनाना, किसी चीज को बनाना। और बनाने का उल्टा क्या होता है आपका बिगाड़ना, यानी ये हो गया प्रलय। ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात कर रहे हैं अरविंद शब्द पर्यायवाची है। तो मतलब अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है ये हमें बताना है। तो भैया अरविंद शब्द का पर्यायवाची होता है कमल। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में कह रखा है कि अरण्य का पर्यायवाची है। ये जो अरण्य है इसका पर्यायवाची कौन हो जाएगा, कानन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये जंगल के पर्यायवाची हैं। तो बिना देर हुए 25 क्वेश्चन आपके खत्म। और अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी की यदि मैं बात करूं तो विच कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड, रेस्पॉन्सिबली, रेस्पॉन्सिबल और रेगुलर। ये जो शब्द हैं ये कैसे हैं, यानी विच कैन बी यूज्ड विद द, यानी इनके साथ किसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें तो इर। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में हमसे क्या कहा है, 27 में कहा है कि फिल इन द ब्लैंक, यानी यहाँ पर खाली जगह भरनी है। यानी कौन सा यहाँ पर आएगा करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं। तो देखो, डू यू थिंक वी वेल गो टू सैटर्न इन फ्यूचर। देखिए फ्यूचर आ रहा, भविष्य की बात कर रहा, तो यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें 28 के। 28 में क्या कहा, जरा इसको भी देख लीजिए। 28 में कहा है, इसमें क्या रखा हमसे कि विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड, यानी ये नियर है ना, नियर, इसमें कौन से सफिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। सफिक्स की यदि हम बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यय। तो इसमें एल वाई यानी नियरली, यानी समीपता। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, मतलब किसकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 29 में। तो भैया ब्रोव की स्पेलिंग गलत है लिखी हुई।
क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रखा है कि विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो वाक्य दिया है ना, राम इज ए फाइन यंग मैन, ठीक है ना, राम अच्छा जवान आदमी है, तो इसमें एडजेक्टिव बताना। क्वेश्चन नंबर 30 में एडजेक्टिव की यदि हम बात करें तो जो विशेषता होती है, जो विशेषण होता है ना, ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा। यंग क्या है इसमें, इसकी विशेषता है, और विशेषता को ही इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रखा है, हमसे कहा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम मीनिंग। ये जो है आपका डेंजरस, इसका सेम मीनिंग देखना। तो डेंजरस माने क्या होता है, खतरा होता है, और खतरे को हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी रिस्की, इस काम में रिस्क है, तो डेंजर माने खतरा और रिस्क माने भी खतरा। आगे चलिए 32 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, चूज द ऑप्शन दैट इज द नियरली सेम मीनिंग, यानी ये कन्फेस जो दे रखा है ना, कन्फेस, इसका समीपवर्ती बताना, इसके पास कौन सा, यानी जो अर्थ इसका है वही अर्थ इनमें से किसका है, ठीक है। तो कन्फेस की यदि हम बात करें, एक मिनट, तो ये होता है आपका एडमाइट, ठीक है ना, एडमाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, चूज द वर्ड दैट कैन बी जॉइन विद द टू गिवन सेंटेंस, यानी ये जो वाक्य दिया है इसके लिए, यानी दैट कैन जॉइन, यानी कौन सा शब्द जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे दिया है द कॉफी इज हॉट, यानी कॉफी गर्म है, आई कांट ड्रिंक इट, और मैं इसे नहीं पी सकता, यानी कॉफी गर्म है और मैं इसे नहीं पी सकता, तो भैया ये दैट से जुड़ेगा ये वाक्य, ठीक है, यानी दैट आएगा इसमें कंजक्शन के रूप में, यानी जोड़ने के रूप में। यही हमसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है, चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंस, वी वांटेड टू अराइव द टाइम वी वर ऑलरेडी, यानी डिलेड बाय ट्रैफिक, यानी ये जो वाक्य है, इस वाक्य को कौन सा शब्द जोड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखो, यदि हम बात करें कि वी वांटेड टू अराइव ऑन टाइम, मैं चाहता था कि अपने समय पर पहुंचूं, लेकिन हाउएवर वो क्या है कि यह कैसा हुआ कि वी वर डिले बाई ट्रैफिक, लेकिन किसकी वजह से, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, तो हाउ एवर आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, यानी इट लुक्स ब्यूटीफुल, तो इसमें कौन सी वर्ब है, इसका हमें प्रयोग बताना है। तो देखिए, लुक माने होता है देखना, लुक्स यानी यही आपकी वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 में क्या कहा, जरा इसको भी देख लीजिए। 36 में हमसे क्या कहा है कि विच इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब नोट माने नहीं, मतलब ये जो शब्द दे रखा है ना, एग्रोएंट, एग्रोगेंट, इस एग्रोगेंट का एंटोनियम कौन सा नहीं है, विलोम शब्द कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो भैया हम्बल इसका विलोम नहीं होगा, बाकी यदि हम बात करें तो इसके सब विलोम है, विपरीत है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो इसमें कहा चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब ये जो प्राइड वर्ड दिया है ना, इसका एंटोनियम बताना हमें, एंटोनियम मतलब विलोम शब्द बताना। क्वेश्चन नंबर 37 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा सेमफुल, यानी ये होता है शर्मिला, और ये प्राइड, ये इसका विपरीत है। आगे हम पढ़ रहे हैं सेम यानी शर्मिंदगी वाला। आइडेंटिफाइड द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें हमें एडवर्ब का प्रयोग कर पूछा गया है कि कौन सा शब्द एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब ये होता है, हिंदी में यदि मैं बात करूं, वह शब्द जो क्रिया विशेष यानी क्रिया की विशेषता बताता है। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण पूछा हमसे। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात कर रहे हैं, तो इट वाज ए फेयरली इंटरेस्टिंग फिल्म, यानी इट वाज ए फेयरली इंटरेस्टिंग फिल्म, तो ये जो फेयरली है ना, यही क्रिया की विशेषता बता रहा है, यही आपका एडवर्ब वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो इसमें कहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन, यानी ये जो वायलेंट दिया है, इस वायलेंट का हमें अपोजिट बताना है, अपोजिट का मतलब विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 की, तो इसका हो जाएगा जेंटल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय का अभाव देखते हुए जल्दी से खत्म करना है प्रैक्टिस सेट को। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ये जो कैरी दे रखा है ना, इसका हमें क्या करना, अपोजिट बताना। अपोजिट का मतलब विलोम, तो जो कैरी है CARE, इसका विलोम की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नेग्लेक्ट, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 में क्या कह रखा है सुनिए, चूज द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स, मतलब ये जो रेडियो है, रेडियो का बहुवचन बताना है, बहुवचन को ही हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लूरल बताना। तो भैया क्वेश्चन नंबर 41 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस लग जाएगा तो रेडियोस हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियस। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में क्या कह रखा है, इसमें कहा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है, मतलब सही है लिखी हुई, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो भैया जे फासिस्ट यानी ऑप्शन नंबर डी आपकी स्पेलिंग ठीक है, बाकी सब टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब किसकी स्पेलिंग करेक्ट है लिखी हुई, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो ये अप्रैल, अप्रैल यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सबकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में क्या कह रखा है, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत, यानी किसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसकी स्पेलिंग, ठीक है ना, यूटिलिटी की स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, बाकी सबकी सही है लिखी हुई, ठीक है। चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो 45 में क्या कह रखा है, 45 में हमसे कह रखा है कि विच इज नॉट ए सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब ये जो सिक्योर दिया है ना, सिक्योर, इसका सिनोनियम इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 45 से। तो सीक्रेट होता है, सेफ होता है, कंफर्टेबल होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इसका यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या रखा कि भैया 46 से लेकर के 50 तक क्या करना है, 46 से 50, ये जो पैसेज दिया है ना, इसमें से छाट करके उत्तर देने होते हैं हमें। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आंसर दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये क्वेश्चन है 46, 47, 48, 49, 50, इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसमें से छाट करके आप आंसर दे देंगे, ठीक है। यदि मैं बात करूं तो 47 का भी हो जाएगा, वही हम बात कर रहे हैं 48 की। ये करने हैं आपको, इसमें से छाट के कर लेना, मैं यदि बताऊंगा तो ऊपर नीचे करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 48 की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे तो 48 का ये आएगा, और वही हम बात करें 49 की तो 49 का ए आएगा, और 50 की अगर हम बात करें तो 50 का भी आपका ए आएगा, ठीक है। आप एक बार इसका ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगला जो सेशन है हमारा वो है मैथ का, यानी गणित का। गणित की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक ये बात चलने वाली है। 51 में क्वेश्चन यानी मैथ का पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो मोहन की आयु अपने पिता की आधी आयु है, 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु के 1/3 आयु का था, 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, हम जरा ध्यान दीजिए। तो एक तो है मोहन, और एक है उसके फादर यानी पिताजी, यानी ये हो गया मोहन और ये हो गया उसके पिताजी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये कह दिया है मोहन की आयु पिता की आयु की आधी है, मतलब अगर मैं मोहन की आयु x रख लूं तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। लेकिन वो कह दिया है 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले इसकी कितनी हो जाएगी, x माइनस के 15, और इसकी कितनी हो जाएगी 2x माइनस के 15, दोनों की 15 वर्ष पहले की आयु हो गई। अब ये हमसे कह दिया है कि 15 वर्ष पहले जो है, यानी मोहन की आयु पिता की आयु के 1/3 थी, 1/3 का मतलब यानी तिगनी, और तिगनी की यदि हम बात करें तो ये जो है इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, यानी गुणा 3, ठीक है। अब देखो करो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और 15 × 45 हो जाएगा, और ये इधर क्या चल रहा है 2x माइनस के 15, ठीक है ना, 2x माइनस के 15। देखो 2x 3x में से घट जाएगा, 1x बचेगा, बराबर 45 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 45 में से घट जाएगा 15, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 30 बचेगा। ये किसका मान आ गया, x का, मतलब ये x का मान आ गया, x मानी थी हमने मोहन की आयु, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का हो जाएगा। तो देखो x का मान यानी मोहन की आयु 30 है, अगर मैं 30 में 5 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 35, और यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो 52 में क्या कह रखा है जरा इसको भी समझ लीजिए।
52 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। देखो 11 के गुणज की यदि मैं बात करूं तो भैया भाग दे करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन 11 का गुणज है। और नहीं तो यदि हम बात करें तो हाँ, भाग दे के देख लो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है। 53 में कह रखा है कि अरुण तथा भोला मिलकर एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अरुण अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, भोला अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, ये कह दिया अरुण और भोला मिलकर एक कार्य को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, अरुण और भोला एक कार्य को 4 दिन में कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि अरुण एक दिन में कितना कार्य है, मतलब अरुण जो है अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, भोला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, अरे भैया दोनों कितना कर रहे हैं, दोनों 4 दिन में कर रहे हैं, यानी 1/4। अरुण कितने में कर रहा है, अरुण कर रहा है 12 में, तो ये दोनों का है, एक का घटा दो, लो इसको कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना ले लेंगे 12, या 3 से गुणा करनी पड़ेगी हमें, है कि नहीं है, या 3 से गुणा गुणा करनी पड़ेगी, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 और माइनस के 1 कितना हो गया, इसमें से घटा दो 2/12, और 2 एकन 2, 2 छंग 12, कुल मिलाकर 1/6 आ गया। और ये 1/6 मतलब 3 6 दिन में पूरा कर लेगा कौन, भोला। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 में क्या क्या रखा है, जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए इसको भी। 54 में हमसे कहा है कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको 35 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है, और 45 से भाग देने पर 35 तथा 55 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त 45 होता है। देखो भैया, इसमें कुछ नहीं करना आपको, मैं बताते हूँ क्या करना है आपको। ये कह दिया है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जो 35 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, 35 माइनस 25। ठीक है, 35 माइनस 25। दूसरी तरफ क्या कह रहा है वो, यानी 25 प्राप्त होता है, 45 से भाग देने पर 35 55 और 45 प्राप्त होता है, मतलब 45 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 35 35 प्राप्त हो रहा है, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर वो कह रहा है ऐसे कि यानी 55 को भाग देने पर 45 प्राप्त हो रहा, तो 55 माइनस 45, इस सब को जब करोगे तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको क्या करना है कि ये जो 35 है, ये जो 45 है, ये जो 55 है, इन सब का क्या निकाल देंगे हम, इन सब का लैसे निकाल देंगे। और जब भैया इस सब का लैसे निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारा 34 और 65। ठीक है, अब वो कह दिया है क्या, यदि हम बात करें तो इन सब का आंसर क्या है, देखो 35 में से 25 घटाओ 10 बचा, 45 में से 35 घटाओ 10 बचा, 55 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा 10। अब इसमें से हम 10 घटा देंगे जो हमारा लैसे आया, और 10 घटाने के बाद जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 34 और ये आ जाएगा आपका 55। ठीक है ना, 34 55, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है 34 55, 34 55 ये दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 55। 55 में क्या क्या रखा है, जरा ध्यान दीजिए। 55 में हमसे कहा है कि भिन्नों को सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, भाई सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें यही तो पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 55 में। तो देख लो, ये तो आप भी कर लोगे, जिसका मान बड़ा वो सबसे बड़ी है ना, यानी इसमें जो भिन्न दे रखी है 4/5, ये सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 56 के 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की यदि हम बात करें 120 और 300 के बीच में, यानी देखो एक तो 121 होती है, ये 11 का वर्ग है, 144 होती है, ये 12 का वर्ग है, 169 होती है, ये 13 का वर्ग है, और 196 होती है, ये 14 का वर्ग है, 225 होती है, ये 15 का वर्ग है, 256 होती है, ये 16 का वर्ग है, 289 होती है, ये किसका वर्ग है बताओ। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 में क्या क्या रखा है इसको भी सुन लीजिए, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। 57 में हमसे कहा है कि
57 में हमसे कहा है इसको हल करना है, यानी ए का मान हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे। इसमें ये कह रखा है कि यदि 5√5 गुणा 5³ भाग 5 यानी इतना इतना बराबर x⁻a+2 हो तो ए का मान ज्ञात करो। देखो भाई, तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे लिख दिया है आपका 5√5, तो इसको लिख लो यानी 5⁻1 लिख दो, और प्लस इसके बाद यदि हम बात करें तो 1/2 आ जाएगा, प्लस आगे लिख दिया है आपका ये 5⁻3, तो इसे कैसे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 3 - 3/2 और बराबर 5⁻a+2 चल ही दिया है। इसको जब हल कर दोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 58 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है 64 - 38 गुणा 4 भाग 13। देखो इसे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इसे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने सवाल लिख दिया है। तो देखो इसमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 64 में से 38 घटा दो। जब 64 में से आप 38 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया, 26 बचेगा। और फिर कितना है, गुणा 4, तो इसकी गुणा लिख दो 4। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, लो। और फिर दे रखा भाग 13। जब मैं 26 की और 4 की गुणा करूंगा तो आंसर होता है 26 चौका 108, 108, और ये भाग 13, तो इसे 13 से भाग दे दूंगा। और जब मैं 13 से 108 को भाग 104 को भाग दूंगा, 104 आएगा। 13 से 104 को भाग दूंगा तो कितना आएगा, 8, 13 अट्ठे 104, और ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका 8 आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में हमसे क्या कहा, एक फल बेचने वाला 22.50 प्रति दर्जन यानी 22.5 रुपए के 22 रुपए 50 पैसे की दर्जन से आम खरीद कर 8% की हानि पर बेच दिए। ग्राहक का एक दर्जन पर आम पर क्या देगा, मतलब ग्राहक एक दर्जन आम का क्या देगा। देखो सुनो भैया, इसमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर 59 की यदि मैं बात करूं तो जो एक दर्जन है, एक दर्जन कितने के दे दिया, वो एक दर्जन 22.5 रुपए के दे दिया, 22.50 के। और यदि हम बात करें तो हानि कितने की दी है उसे, 8% की। अब करना क्या है, एक दर्जन का विक्रय मूल्य निकाल लो। हम जानते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है आपका, ये होता है क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और गुणा में 100 और माइनस जो है वो x मान लो और उसे घटा दो। ठीक है ना, x की जगह कितना दे रखा, 8% दे रखा है ना, ये 8% की हानि हो रही है। और नीचे कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। लो कर दो यहाँ से, क्रय मूल्य कितना है इनका, ये है 22.50 गुणा, ये कितना हो जाएगा 100 - 8, ये 100 - 8, और बटे नीचे कितना है 100। यदि इसको हम हल करेंगे तो इस सबको हल कर लेना। हल करने के बाद आपका 20.70 आंसर आ जाएगा। 7 दशमलव के बाद संख्या आधी पड़ी जाती है, यानी 20.70 ऐसा पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इसमें क्या रखा है, देखो ये क्या रखा, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर गया। अब ड्रम में कितने प्रतिशत तेल बचेगा, कितना तेल बचेगा। देखो भैया, मतलब 100% है, 100% में से 5% घटा दो तो कितना बचेगा, 95% बचेगा। इसको तो हल करने की जरूरत थी नहीं। ठीक है ना, कितने प्रतिशत बचेगा, तो 100% में से 5% घटा दो। क्वेश्चन नंबर 61 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अरे भैया, अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने के अलावा किसी और से ना कटे। तो देखो औसत निकालने के लिए प्रथम 5 संख्या अभाज्य कौन सी ले लेंगे, एक ले लेंगे हम 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। 1 2 3 4 5 हो गई। क्या करेंगे, ऊपर इनका योग कर देंगे, लो जी, प्लस 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 और प्लस, और बटे में कितना रख देंगे, 5। जब इन सबको मैं जोड़ूंगा यानी 7 और 3 10, 10 और 11 कितना हो गया आपका, रुक जाओ, 7 और 3 10, 10 और 11 हो गया आपका 21, 21 और ये 7 कितना हो जाएगा 28, यानी 28/5 आ जाएगा। और जब मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, यानी 5.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5.6 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो 62 में क्या क्या रखा है, इसको भी जरा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। 62 में क्या क्या रखा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि वर्षों में संख्या प्रति वर्ष
दर प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष दर क्या है। देखो सुन लो भाई, हम जानते हैं P क्या होता है, मूलधन, कितना मान लेंगे x। वार्षिक दर क्या होती है, r को क्या रखा है, वो नहीं दे रखा, तो r को हम r प्रतिशत ही मान लेंगे। समय क्या रखा था, तो समय दर का आधा मतलब t का मान कितना होता है, r/2 रख लो। और साधारण ब्याज की यदि हम बात करें तो वो कह रहा है 8/25, ठीक है ना। तो ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या लिख दूंगा मैं, 8x/25। अब इसके लिए फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला लगा देंगे हम, हमारे पास सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी P गुणा R गुणा T और सबके बटे 100। इन सब के ऊपर से मान इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। वहीं हम बात करें 8% आएगा, ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा वो 8% आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की यदि हम बात करें तो 63 में क्या क्या रखा है, जरा इसको भी सुन लीजिए। 63 में हमसे कहा है कि एक सेकंड, इसमें क्या रखा है, एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है। चलो, पहला अर्ध समय में यानी आधे समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है। कार कुल कितना सफर फासला तय करती है। देखो भैया, यदि हम बात करें तो कार की हमें दूरी बतानी है, यानी कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, दूरी का मतलब फासला, फासले का मतलब दूरी। देखो क्या करना, पहली स्पीड चल रही है वो आपकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है 5 घंटे में चल रही है, यानी अर्ध समय, अर्ध का मतलब आधा, यानी 5/2। दूसरी स्पीड क्या चल रही है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5/2। 2.5 घंटे में ये, 2.5 घंटे में ये। देखो काट दो, इससे कितना आ जाएगा, 21, 21 पंजे 105, प्लस इससे काट दो, कितना कटेगा, 24 बार। और 24 पंजे कितने होते हैं भैया, 24 पंजे 120 होते हैं, 120। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 225 किलोमीटर। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 225 तो किसी में है नहीं, ये हो जाएगा डी आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसमें हमसे क्या रखा है 64 में, एक कोण का मान उसके संपूरक कोण के मान से दुगना है, कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पहले तो कोण का ही नहीं पता, कोण मान लो, माना कोण कितना मान लिया हमने, x डिग्री मान लिया। अब जब x माना तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, तो इसका संपूरक संपूरक कोण हो जाएगा इसका आपका, यानी 180 माइनस के x, ये हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रखा, ये कह दिया संपूरक कोण के मान के दुगना है, यानी ये जो x है ना, इस x का दुगना है ये वाला, यानी 180 माइनस के x। इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसकी गुणा इसमें करेंगे, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 360, यानी ये हो जाएगा 360। और इसकी गुणा इसमें करेंगे 2x, और इसमें से एक x घट जाएगा, ठीक है ना, यानी ये 2x इधर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर ये। जब 3 से इसे काटेंगे तो कितना कटेगा, 12×3 = 36, यानी 120 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 120 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो कहाँ दे रखा है इसमें, 120 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इसमें क्या कह रखा है 65 में, देखो ध्यान दीजिए। 65 में हमसे कहा है कि 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले सांद्रता वाले मिश्रण में के अनुपात में मिलाया जाए, ताकि किसके अनुपात में, हाँ, ताकि 45% एल्कोहल सांद्रता के मिश्रण में बच जाए। देखिए यदि हम बात करें तो 45% में बचा दिया है, तो 45 तो रख लो आप अपना यहाँ पर बीच में, ठीक है, रख लिया। अब वो कह दिया है कि 30% एल्कोहल है, इधर रख लो 30% एल्कोहल। दूसरी तरफ वो कह रहा है 50% सांद्रता, यानी यहाँ रख लो 50%, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो इसमें हमसे आगे क्या कह रखा है, 50 में से 45 घटा दो, कितना बचेगा, 5। इधर 50 में से 45 घटा दो, 5 बचेगा। और 30 में से 45 घटा दो, कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, नहीं समझ में आई, इसमें से इसे घटा दिया, ये आ गया, इसमें से इसे घटा दिया, ये आ गया। अब हमसे अनुपात पूछ रहा है किसका, इसका,
5 एकन 5, 5 तिया 15, तो 1:3 आपका आंसर आ जाएगा। देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करें, 66 में क्या कहा है, क्या रखा है, 12 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़े, 6 सेंटीमीटर ऊंचे गत्ते के डिब्बे को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमसे घनाभ पूछा है, यानी घनाभ का क्षेत्रफल पूछा है। देखो सुनो, लंबाई 12 है यानी L बराबर 12, चौड़ाई 8 है यानी B बराबर 8, ऊंचाई 6 है यानी H बराबर 6। हमारे पास एक सूत्र होता है घनाभ घनाभ यानी वक्र पृष्ठ का घनाभ के, यानी 2LB प्लस VH प्लस HL। सबके मान रखे हैं, L का ये है, B का ये है, H का ये है, इनका मान रखो और कर लो। ठीक है ना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। इसमें हमसे कहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। देखो क्षेत्रफल निकाल लो पहले, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल होता है A² √3/4। ठीक है, अब देखो ये तो A² √3/4 हमें दे रखा है, लेकिन दे कितना रखा है इन्होंने, 400√3, यानी 400√3। देखो आगे मैं कैसे करूँगा, आगे ऐसे करूँगा कि A² तो यहीं रोक लूँगा, बराबर ये चलिए 400√3, सुनो ये गुणा में चल लिया, भाग में आ जाएगा √3, इससे ये खत्म हो जाएगा, और ये भाग में चल लिया, ये गुणा में पहुंच जाएगा, ये 4 चौक 16, यानी A² बराबर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। कितना आया, A² बराबर 1600। अब जब मैं A का मान निकालूंगा तो इधर चढ़ जाएगा वर्गमूल, यानी ये हो जाएगा 1600, तो कितना आएगा, A का मान निकल के यहाँ से 40 आ जाएगा A का मान। लेकिन हमसे पूछ कर रखा त्रिभुज का परिमाप, एक एरिया इसका परिमाप है, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका परिमाप पूछा है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3 भुजा होती हैं, और भैया ये होता है 3A, यानी 3A। तो 3 तो 3 है, A का मान कितना है 40, तो ये हो जाएगा 4 3 12 120 मीटर। ठीक है, देख लो कहाँ है, ये दे रखा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये मैथ आपको पसंद तो आ रहा है, सही सोल्व करा, कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ना आपको करने के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें भी क्वेश्चन दिया करो, तो बच्चे कहते हैं कि सर मैं दे देता हूँ। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि आप मैथ नहीं कराते, अगर आप नहीं करा रहे तो फिर फायदा क्या प्रैक्टिस सेट कराने का। अरे भाई जो हल्का क्वेश्चन होता है वो मैं आपको देता हूँ, आपको ट्राई करने में क्या है। ठीक है, परीक्षा में तो आपको करने ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा कि 72 यानी 68 से 72 तक, 68 से 72 तक दिए गए इसमें, यानी 7 छात्रों का यानी इतिहास एवं भूगोल में प्राप्तांक दिया है। देखो पहले इसको देख लो, इधर तो दिए हैं छात्र, इधर दिया है अनुपात, और ये दिए हैं उनके नंबरिंग। एक सेकंड बफरिंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इधर छात्र दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इधर अनुपात दिया है। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को देख लीजिए। पहले हमें इनके मान निकालने होंगे, मान कैसे निकालेंगे देखो। तो दोस्तों 7 छात्र दिए हैं, छात्र एक के लिए मैं अनुपात निकालूंगा, तो ये 65 दशमलव हटाओ ये आ जाएगा, यानी 65 लिख दिया, दशमलव हटाओ 2 जीरो लगा दो, 13/20। छात्र 2 का 17/20, छात्र 3 का 7/20। अभी जो है और देखो और कौन कौन से छात्र 4 का अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात निकालने ये दे रखा है 1.25 यानी 2.5, तो 125/100 इसका ये आ जाएगा। छात्र 5 का 1.4 दे रखा, तो 14/10 आ जाएगा, यानी ये 7 बटे, और ये 6 का ये और 7 का ये, सातों के साथ छात्र का मैंने अनुपात निकाल दिया। अब मैं क्वेश्चन हल करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कैसे करूंगा। तो देखिए 68 की यदि मैं बात करूं, तो ऐसे छात्र जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो आए थे 3, यानी कौन से, 5वें नंबर का था, चौथे नंबर का था और 7वें नंबर का था। भाई हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रखा कौन से छात्र ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए। तो भैया भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो कम अंक प्राप्त किए थे वो पहला था, दूसरा था, तीसरा था
और छठा था, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, यानी डी आंसर हो जाएगा इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा किसी में है ही नहीं। ये हो जाएगा डी। 70 की हम बात करें, छात्र 3 से 7 4 के लिए भूगोल में प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो भैया उसने प्राप्त करे थे 125। अब 125 में से कितना घटाना था हमें, यानी छात्र जो था आपका 3, इसने प्राप्त करे थे 125, और 4 का जो मान था वो 0.35 था, और इसका क्या करना है, हमें प्रतिशत करना है। ठीक है ना, प्रतिशत की जगह गुणा में 100 कर दीजिए। जब इसमें से मैं इसे घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा, कुल मिलाकर के दशमलव भी दूर करना है तो ये 0.90 आ जाएगा, और गुणा 100 जब करूंगा तो कुल मिलाकर के 90% आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो 71 में कह रखा था हमसे कि इतिहास या भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। तो न्यूनतम अनुपात का अंतर 1 पॉइंट कुछ आया था निकल के, जब मैंने निकाला था, तो इसमें से कोई दे नहीं रखा है 1 पॉइंट वाला। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो 72 भी सेम ही है, कर लेना। 72 के यदि मैं बात करूं आंसर की, तो इनमें से कोई नहीं बैठेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। 73 में क्या कह रखा है, देखो 73 में हमसे ये कहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, ठीक है, 2 में 4 जोड़ा 6, और फिर 6 जोड़ दूँ, 6 में 6 जोड़ दूंगा 12, और 12 में 8 जोड़ दूंगा तभी तो 20 आएगा। देखो 2 में 4 जोड़ दिया 6, और 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12, और 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20, और 20 में फिर हम 10 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। यानी इसके आंसर की मैं बात करूं तो क्या आएगा इसमें, यानी 2 में 4 जोड़ दिया 6 हो गया, और 6 में 6 जोड़ दिया। ठीक है, तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछ रहा है 6 दूनी 12 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमसे पूछ रखा है कि 2 सही 10/27, 2 सही 10/27 का घनमूल बताओ। देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, इधर ध्यान दीजिए, 2 सही 10/27 हम जानते हैं। 2 सही 10/27, 27 दूनी कितने होते हैं, 27 दूनी होते हैं 54, और 54 में 10 जोड़ दूंगा तो 64, तो कुल मिला के घन पूछ रहे, घन मूल पूछ रहे आम है नहीं, तो ये हो जाएगा 64/27। हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या, 64 को क्या लिख लेंगे हम, 64 लिख लेंगे 4 × 4 × 4, और 27 को लिख लेंगे 3 × 3 × 3, यहाँ से एक 4 और यहाँ से एक 3, यानी 4/3, और जब 3 से 4 को भाग दे दूंगा तो एक सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, 75 में कह रखा है 36 और 84 का में से ज्ञात करो। ठीक है, तो 36 और 84 के में से की यदि हम बात करें तो 12 से ये भी कट जाएगा, 12 × 36, और 12 से 84 भी कट जाएगा, यानी 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 × 48, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, तो आपका 12 इसका में से आ जाएगा। ठीक है, अगला सेशन हमारा शुरू होता है जीके जीएस का। लास्ट जीके के हमें करने हैं 25 क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू है। जीके का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 76 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो भैया पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है, ये तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं 77 की बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक प्राचीन वेद है जिसमें, सर्वाधिक प्राचीन वेद है जिसमें क्या है, देखो सबसे प्राचीन वेद की यदि मैं बात करूं तो वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में क्या है, ईश्वर की स्तुति के मंत्र हैं। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 में क्या रखा, किस सिंधु स्थल पर यज्ञ वेदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी यज्ञ वेदी, वेदिका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो है आपका कालीबंगा से वेदिका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की यदि हम बात करें, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। जो पाली भाषा में ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ये हमसे पूछा, तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था।
आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 में क्या कह रखा कि जो सांची स्तूप का निर्माण है किसने कराया था? तो भैया सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाला जो था वो था आपका सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81 शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी की यदि हम बात करें तो जैसे आपकी होती है बीच में भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा। तो जो भूमध्य रेखा होती है इसके दोनों ओर का जो क्षेत्र 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच यानी वो पाई जाती है शांत पेटी। तो भूमध्य रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 में हमसे पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊपर लद्दाख है, तो लद्दाख का पठार ही सबसे ऊंचा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ राज्य क्षेत्र की आबादी न्यूनतम है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी आबादी न्यूनतम है? क्वेश्चन नंबर 83 में हमसे ये पूछा, तो लक्षद्वीप की आबादी न्यूनतम यानी कम है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, तो 84 में कहा भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 में हमसे कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत यानी किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 85 की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37। देख लो पढ़ के एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, तो 86 में कहा है कि सदा ए सरहद क्या है? तो सदा ए सरहद की यदि मैं बात करूं तो यह भारत और पाकिस्तान बस सेवा, भारत पाकिस्तान बस सेवा का नाम है सदा ए सरहद। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में क्या कह रखा 87 में हमसे कहा है कि राजकोषीय घाटे का अर्थ है, मतलब जो राजकोषीय घाटा है उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भैया आपका सरकारी व्यय कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 88 की यदि हम बात करें तो 88 में हमसे क्या कहा है? 88 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो इसको प्रकाशित करने वाला है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, इकोनॉमी, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 में कह रखा है हमसे कि लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो जो लंबी कूद लगाता है कोई व्यक्ति, तो लंबी कूद लगाने से पहले वो दौड़ता है क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। इसमें कह रखा है ट्राइटियम यानी टी, प्रोटॉन यानी पी और न्यूट्रॉन एन की संख्या क्रम से क्या है? तो इसकी संख्या की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 90 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1p और 2n, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, तो 91 में क्या कह रखा है इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 91 में कहा है, हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सही नहीं है ये बात हमें पता करनी है। 91 के दालों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, सही बात है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी बात ठीक है। और अनाज कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत अल्प स्रोत है, नहीं अल्प क्यों होते, अधिकतम है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं वाला पूछ लिया था, यही आंसर आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है हमसे कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 92 में हमसे यही पूछा। देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव, ये क्या भोपाल संग्रहालय है। रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक, ये कोलकाता केंद्र है। और खुदा बख्श प्राच्य सार्वजनिक लखनऊ, ये नहीं है। ये ही आपका आंसर है। हमसे नहीं वाला पूछा था ना कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 93 इसमें कहा है निम्न में से कौन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का प्रथम महिला महासचिव थी? मतलब जो सार्क है
ये जो सार्क संगठन है इसकी फुल फॉर्म होती है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसकी प्रथम महिला महासचिव कौन है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 93 में। तो भैया फातिमा विधियाना सदै, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 की यदि हम बात करें तो 93 में क्या कहा है, और 93 की तो बात कर रहा था ये, रुक जाओ 93 की सार्क की तो रजिया तासीर होगी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया ताहिर। नहीं, ठीक है, आपका यही होगा, ए होगा, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 93 का। आगे हम बात कर रहे हैं 94 की। 94 में कहा भारत के किस शहर को उद्यान शहर यानी गार्डन सिटी कहा जाता है। तो भारत का शहर जो गार्डन सिटी कहा जाता है वो है आपका बंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 95 की यदि हम बात करें तो 96 से भी ले लेते हैं भैया लोग। 95 में हमसे क्या कहा है, 95 में पूछ रहा है कि होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो होमी भाभा पुरस्कार की यदि हम बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में किया जाता है, जो कि होमी भाभा जो थे भारत के वैज्ञानिक थे नाभिकीय से संबंधित। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 96 की। 96 में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। 96 में हमसे पूछा है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 की बात कर रहा में जापान ने किस देश को पछाड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो 2018 का क्वेश्चन है, देखो करंट का। तो ये भैया इसने सिंगापुर को पछाड़ करके प्रथम स्थान प्राप्त किया था जापान ने, और जापान के पासपोर्ट का नाम है हेनली पासपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि मैं कहता हूँ कि कर भला तो हो भला, अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला भी निश्चित ही होगा। और भैया ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि इतना आप मेरे लिए कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यदि आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह से कैसे कितना अच्छा आपको ये परफॉर्मेंस लगा। ठीक है, 97 की बात कर रहे हैं, किस देश द्वारा 20 अक्टूबर 2018 को विश्व के सबसे बड़े सी प्लेन यानी AG 600 का सफल परीक्षण किया गया, किस देश ने किया था। तो भैया ये सफल परीक्षण जो था वो था आपका 97 की यदि मैं बात करूं तो चीन का था। क्वेश्चन नंबर 98, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अक्टूबर 2018 को IT प्रोफेशनल्स के लिए कौन सी पोर्टल जारी की गई थी। 2018 की बात कर रहा है, IT प्रोफेशनल्स की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा पोर्टल जारी किया गया था। तो ये भैया किया गया था मैं नहीं हम। ठीक है, यानी मैं नहीं कहो हम कहो हम। 99 की बात कर रहे हैं, तो 99 में कहा है भारत वेस्ट इंडीज एक दिवसीय श्रृंखला 2018 में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया। यानी भारत और वेस्ट इंडीज के जो एक दिवसीय मैच हुए थे 2018 में, तो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। तो ये आपका विराट कोहली को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 99 का। और देखो भैया यदि हम बात करें आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि अंतिम क्वेश्चन जो होता है मैं होमवर्क के लिए देता हूं, और ये आपको दिया गया है 100वां क्वेश्चन होमवर्क। इसमें क्या बताना है, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2018 को किसे म्यांमार में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और देता भी हूँ, जो लोग जानते हैं जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम भी है। आप जैसे कमेंट करते हैं तुरंत मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह फ्रॉम यूपी। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद बने रहिए हमारे साथ, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना
जितनी भी सोशल मीडिया साइट का आप यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।